अगर हम देखें तो इसका एफपीओ आया था जो 11 रुपये करीब का था, ये अपने एफपीओ से भी करीब करीब 40% नीचे है। दूसरा, अगर हम इसके टॉप की बात करें जो इसने 2024 की स्थितियों को डिजिटल करना, तो उन्होंने भी कुछ अलग अलग रणनीतियाँ इसमें खोज की होगी और उसके बावजूद उन्होंने ये संयुक्त उद्यम बनाया है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ें समझो, यहाँ पर किसी भी नीतियों को मैं आपको बता दूँ, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, क्योंकि इसको एक सेबी से मंजूरी मिल गई है म्यूचुअल फंड में कारोबार करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और उसके साथ साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का फंडामेंटल चेक करेंगे और अलग अलग विधियाँ इसकी हम समझेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का 30 मई को Q4 का रिजल्ट आने वाला है। और इससे पहले जब वोडाफोन आइडिया यानी कंपनी ने एक चेतावनी दी थी कि अगर सरकार की कुछ भी चीज़ें इसके समर्थन नहीं होती तो ये वित्त वर्ष 2026 तक से आगे काम नहीं कर पाएगी और इस तरीके से ये NCLT में चली जाएगी। तो यहाँ से काफ़ी लोगों को बहुत सी चिंताएं होने लग गई, क्योंकि काफ़ी निवेशक जो इसके अंदर हैं बहुत ज़्यादा हैं, जिन्होंने, जो छोटे निवेशक की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने 2 लाख तक की अपनी पूंजी इसके अंदर लगा रखी है। बड़ी ही चीज़ों के साथ, बड़ी ही विफलताओं के साथ, बड़ी ही अलग अलग नीतियों के साथ इसका शेयर प्राइस चलता रहता है। और जब भी कुछ अच्छी सी न्यूज़ निकल कर आती है तो हम सब निवेशकों के अंदर अपनी एक रोशनी सी जाग जाती है। अगर हम देखें तो इसका एफपीओ आया था जो 11 रुपये करीब का था, ये अपने एफपीओ से भी करीब करीब 40% नीचे है। दूसरा, अगर हम इसके टॉप की बात करें जो इसने 2024 में लगाया था 19 रुपये करीब, तो वहाँ से भी करीब करीब 65% कंपनी का शेयर नीचे है। देखो सर, हमने एक विधि देखी है कि अगर कोई सी भी कंपनी अपनी स्थितियों को मजबूत करने की स्थितियों के साथ आगे निरंतर धीरे धीरे ही बढ़ रही हो तो लाजमी वो कंपनी अच्छी है। फिर उसके साथ अगर उसकी वित्तीय संकट की प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर आ रही हो तो लाजमी वहाँ पर एक टेंशन की स्थितियाँ हैं। फिर उसको एक समर्थन चाहिए सरकार से। फिर बैंक तब इसको लोन देंगे जब सरकार इसके साथ कुछ चीज़ें होंगी। और सरकार पहले ही इसके अंदर करीब करीब 49% की हिस्सेदारी AGR के बदले लेकर बैठी है। तो एक मैं पुरानी चीज़ अगर देखूं तो मुझे अब भी याद है कि कुमार मंगलम जी ने ये भी कहा था कि सरकार ही हमारी ऐसी कंपनी को ले ले। ये बहुत पहले की बात थी। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के ऊपर कर्जा ज़्यादा है, इसको समर्थन की आवश्यकता है। और उसके साथ साथ वित्त वर्ष 2026 तक के पहले ही कंपनी ने स्थितियों को हमारे सामने उजागर कर रखा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये BSNL में मर्ज हो जाएगी, कुछ कह रहे हैं कि सरकारी कंपनी बन जाएगी। तो उन नीतियों को भी आपको समझना है। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, इस न्यूज़ को अगर हम समझें तो यहाँ से देखने को मिल रहा है कि वोडाफोन आइडिया इस दिन घोषित करेगी चौथी तिमाही के नतीजे। फंड जुटाने के प्रस्तावों पर भी होगा विचार। सरकार वर्तमान में वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी शेयरधारक है, जिसने वोडाफोन आइडिया के बकाये के एक हिस्से को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया है, जिससे संघर्ष करने वाली कंपनी दूरसंचार कंपनी में इसकी हिस्सेदारी 48.99% हो गई, जो करीब करीब 49% की है। देखो सर, इसको थोड़ा सा अगर हम और विस्तार से समझे तो नकदी संकट से जूझ रही दूरसंचार सेवा प्रदाता वोडाफोन आइडिया लिमिटेड शुक्रवार 30 मई को अपने मार्च तिमाही के नतीजे पेश करेगी, यानी Q4 के तिमाही नतीजों के साथ ही वोडाफोन आइडिया का बोर्ड विभिन्न तरीकों से फंड जुटाने के प्रस्तावों का मूल्यांकन भी करेगा। वो भैया किसी भी तरीके से अपना फंड जुटा सकता है, चाहे वो राइट इश्यू हो, चाहे वो आपका FPO हो, चाहे वो आपका अलग अलग नीतियों के QIP के माध्यम से हो। अलग अलग नीतियों से किसी भी तरीके से वोडाफोन आइडिया का बोर्ड हमें बता सकता है 30 तारीख को कि वो किस तरीके से धन जुटाएगा। तो ये वो स्थितियां हैं, इसको हमें समझकर चलना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा सा और समझें तो आज की तारीख तक वोडाफोन आइडिया पर करीब करीब 83,400 करोड़ का AGR बकाया अब भी है। साथ ही स्पेक्ट्रम बकाये रूप में करीब करीब 1.19 लाख करोड़ हैं,
कंपनी ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि बिना सरकार के और समर्थन के वे वित्त वर्ष 2026 से आगे काम नहीं कर पाएगी और एनसीएलटी में चली जाएगी। सरकार वर्तमान में वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ा शेयर धारक बनकर बैठा है। तो ये न्यूज़ हमें रिजल्ट के बारे में बता रही है और धीरे धीरे वो चीज़ें भी समझा रही है जो वोडाफोन आइडिया ने बीते दिनों में बताई थी, और उसकी टेंशन की भी उजागर हमारे सामने हो रही है ना। तो हर एक नीतियों को हमें समझकर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे जियो फाइनेंसर की, क्योंकि जियो की एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है जहां पर सेबी से जियो फाइनेंसर को म्यूचुअल फंड में काम करने के लिए मंजूरी मिल गई है। और दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर जो है ब्लैक रॉक और देश के बड़े उद्योगपति हैं मुकेश अंबानी जी, दोनों का 50-50% का जॉइंट वेंचर यानी संयुक्त उद्यम है जियो फाइनेंशियल। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और हमारे देश का भी उद्योगपति जो हैं वो इस तरीके से एक इस क्षेत्र पर, वित्तीय चीज़ों के क्षेत्र पर कदम रखें जहाँ छोटे छोटे लोन देना, कार लोन देना, अलग अलग नीतियाँ, भुगतान की स्थितियाँ, लेन देन की स्थितियों को डिजिटल करना। तो उन्होंने भी कुछ अलग अलग रणनीतियाँ इसमें खोज की होगी और उसके बावजूद उन्होंने ये संयुक्त उद्यम बनाया है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ें समझो, यहाँ पर किसी भी नीतियों को मैं आपको बता दूँ, खरीदने बेचने की नीति नहीं है, मैं वो चीज़ें समझा रहा हूँ कि क्या वैल्यू के हिसाब से इन्होंने कंपनी को बनाया। आओ अब हम समझे कि जियो फाइनेंस सर्विसेज काम क्या करती है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक वित्तीय सेवा कंपनी है जो डिजिटल माध्यम से ग्राहकों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। ये कंपनी उधार देने, लेन देन करने, बचत करने और निवेश करने में मदद करती है। ये कंपनी डिजिटल फर्स्ट मॉडल पर काम करती है, जिसका मतलब है कि ये अपनी सभी सेवाएं ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से प्रदान करती है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के माध्यम से आप डिजिटल भुगतान, निवेश, बीमा और अन्य वित्तीय सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम कुछ और अन्य इसकी सेवाओं के बारे में समझें तो भुगतान समाधान यानी कि यूपीआई, बिल भुगतान और अन्य डिजिटल भुगतान विकल्प, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और अन्य निवेश विकल्प, लोन जो अगर हम देख रहे हैं तो पर्सनल लोन, होम लोन और अन्य लोन विकल्प, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और अन्य बीमा उत्पादों के अंदर इसने अपनी इस कंपनी की स्थितियों को रखा है। तो कितनी सारी चीज़ों के साथ कंपनी वर्क कर रही है। अगर हम कंपनी का मार्केट कैप देखें तो करीब करीब 1,84,976 करोड़ का है। करंट प्राइस अगर हम देखें तो 291। स्टॉक पी अगर हम देखें तो 115 का चल रहा है। अगर हम मार्च 2024 की कंपनी की सेल देखें तो 418 करोड़ की कंपनी की सेल थी, 311 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया है। कंपनी लगातार अपना प्रॉफिट प्रस्तुत कर रही है। अगर हम मार्च 2025 की इसकी सेल देखें तो 493 करोड़ की सेल और 316 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट चल रहा है। और अगर हम इसका रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा रिजर्व है जो 1,17,143 करोड़ का है। और अगर हम इसके उधार की बात करें तो मात्र 3,970 करोड़ का इसके अंदर उधार है। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो 47.12% के इसके अंदर प्रमोटर हैं। एफआईज की अगर हम बात करें तो 11.66% के हैं। और अगर हम डीआईज की बात करें तो 14.21% के इसके अंदर डीआईज है। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो 0.17% के इसके अंदर गवर्नमेंट है। और पब्लिक की अगर हम बात करें तो कंपनी के अंदर पब्लिक है 26.83% के। और अगर अब हम उस न्यूज़ की बात करें जहां से इसको सेबी की मंजूरी मिल गई है तो हम इस न्यूज़ को भी समझ लेते हैं। तो न्यूज़ इस प्रकार है कि जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट ने कहा है कि उसे म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करने के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक के 50-50% की भागीदारी वाली संयुक्त उपक्रम को मंजूरी को मिलने से अब 70 लाख करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड उद्योग में कंपनियों की संख्या 48 हो गई है। तो यानी कि अब जो कंपनी म्यूचुअल फंड में वर्क कर रही है वो 48 हो गए जियो को मिलाकर। और जियो सबसे बड़ा प्लेयर बनने के लिए हर एक चीज़ को अलग अलग नीतियों के साथ आगे आगे करेगा। तो ये आप समझ कर चलना। दूसरा अगर हम बात करें तो फंड लाइसेंस मिलना इस उद्यम के लिए एक बड़ा कदम है।
कंपनी को 4 अक्टूबर 2024 को फंड कारोबार में उतरने के लिए सेबी से सिद्धांतिक मंजूरी मिली थी। जियो ब्लैक रॉक ने कहा है कि उसे प्रतिस्पर्धा कीमतों पर नई योजना शुरू करने की तैयारी की है। यानी कि अलग अलग जो इसके अलग अलग म्यूचुअल फंड वाले हैं, उनकी जो भी योजना है, तो उस चीज़ के लिए प्रतिस्पर्धा करके ये अलग अलग कीमतों के साथ अपनी अलग अलग चीज़ें निकालेंगे। यानी कि अलग अपनी म्यूचुअल फंड की कीमतें के हिसाब से अलग वर्क ये कर। तो ये वो चीज़ थी जहाँ पर म्यूचुअल फंड के कारोबार में अब जियो जो है धमाका मचाने के लिए तैयार हो रहा है। और दुनिया के 2 बलवान व्यक्ति का जो ये संयुक्त उद्यम है, और वो उस स्थिति से भारत के अंदर जो आजकल डिजिटल माध्यम से लेन देन हो रहा है, उस पर वो अपनी काबिज बनाने के लिए वैसे तो वर्क कर रहे हैं। और अब म्यूचुअल फंड में जिस तरीके से वर्क हो रहा है, उसकी ख्याति बढ़ती जा रही है। उस उद्देश्य से भी दोनों के कारोबार को जो ये मंजूरी मिली है, एक बेस्ट न्यूज़ है। तो सर, आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया, एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको इतनी से एक बात बता दूँ। तो सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।